चलो, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो पूरा कंप्लीट कर लिए है ना। ऑस्मोटिक प्रेशर तक का पूरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, कौन कौन से हैं? ठीक है ना। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मतलब वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक है। दूसरा क्या हो गया? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है। और दूसरा तीसरा क्या हो गया आपका? डेविएशन होता है, डिप्रेशन, मतलब कितना खतरनाक डिप्रेशन है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है ना, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट यानी हिमांक, हिमांक में अवनमन। ठीक है। और लास्ट क्या है आपका? ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है ना, यानी कि इससे रिप्रेजेंट करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को फाई से। तो उसी से रिलेटेड थोड़ा ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड भी थोड़ा सा सॉल्यूशन के टाइप हैं। सॉल्यूशन के टाइप तो शुरू से पढ़ते आ रहे हो, तो बेस अलग अलग बनाते हो तो उसके टाइप भी क्या हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर के बेस पे अगर बात करें तो इसमें 3 टाइप आपको दिखेंगे। एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है ना, एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन और दूसरा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाँ, ये किसके बेस पे है? ऑस्मोटिक प्रेशर के बेस पे। ठीक है ना। क्या इसका बेस बना रहे हो, किस आधार पे ये विलियन के टाइप लिख रहे हो, तो इसका ये है ऑस्मोटिक प्रेशर के बेस पे। ठीक है ना। हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक। ठीक है ना। हाइपरटोनिक का मतलब क्या होता है? उच्च पराशरी विलियन। ठीक है। सम पराशरी विलियन और ये निम्न पराशरी विलियन। अब कुछ इसका नाम से कुछ समझ में आ रहा है? क्या बताओगे? इसके नाम से कुछ क्लियर हो रहा है? हाइपरटोनिक, यहाँ टोनिक वर्ड जो है वो प्रेशर के लिए यूज हो रहा है। ठीक है ना। टोनिक वर्ड जो है, ये जो टोनिक वर्ड यूज किया जा रहा है, ये किसके लिए यूज किया जा रहा है? प्रेशर के लिए, ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए। ठीक है ना। ये टोनिक वर्ड किसके लिए? ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए है, वाष्प दाब के लिए, सॉरी परासरण दाब के लिए। तो जरा इस हेडिंग जो डला हुआ है इसका मतलब थोड़ा सा क्लियर करो। हाइपरटोनिक का मतलब क्या हो गया? और ये कंपैरिजन वर्ड है। ये कैसे शब्द हैं? कंपैरिजन। कंपेयर मतलब दो सॉल्यूशन आपके पास रखे गए हैं, अब उनको कंपैरिजन करके प्रेशर के बेस पे ये नाम बताए जाएंगे। तो कोई एक सॉल्यूशन होगा जो कि हाइपरटोनिक होगा दूसरे के कंपैरिजन में, कोई एक सॉल्यूशन ऐसा होगा जो आइसोटोनिक होगा दूसरे के कंपैरिजन में, और कोई एक ऐसा होगा जो हाइपोटोनिक होगा दूसरे के। मतलब ये कंपैरिजन वाला है। एक सॉल्यूशन का दूसरे सॉल्यूशन से क्या कर रहे हो? कंपेयर कर रहे हो। किसके बेस पे? ऑस्मोटिक प्रेशर के बेस पे, परासरण दाब के बेस पे। ठीक है ना। तो हाइपरटोनिक का मतलब क्या हुआ? हाँ, आइसो मतलब क्या होता है? सेम। आइसो वर्ड का मतलब क्या होता है? सेम। ठीक है ना। हाइपर मतलब ज्यादा, हाइपो मतलब कम। ठीक है। आइसो मतलब सेम, बराबर। हाइपो मतलब कम, हाइपर यानी ज्यादा। तो टोनिक यानी ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आप बता दो। और ये और ये मतलब देखो, वह सॉल्यूशन, वह सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर दिए गए सॉल्यूशन से जिससे कंपैरिजन करने के लिए बोल रहा है। दो सॉल्यूशन अपने पास रहेंगे, मान लो जैसे अपन ले लेते हैं यहाँ पे एक, ये फर्स्ट सॉल्यूशन ले ले रहे हैं, S1 ले ले रहे हैं, और एक सेकंड सॉल्यूशन ले ले रहे हैं। ठीक है ना। अपने पास दो सॉल्यूशन है, S1 और दूसरा S2। अब हमको ये बताना है, इसका इन दोनों में कंपैरिजन करना है, तुलना करना है। किसके बेस पे? ऑस्मोटिक प्रेशर के बेस पे कंपेयर करके बताना है कि इन दोनों में से सॉल्यूशन का नाम क्लियर करना है। ठीक है ना। तो वह सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर, वह विलियन जिसका परासरण दाब जो है दिए गए सॉल्यूशन, दूसरे सॉल्यूशन जो दिया गया है उसके कंपैरिजन में क्या हो, इसका ज्यादा हो, तो वो क्या कहलाएगा? हाइपरटोनिक। तो अगर मान लो मैं यहाँ पे ये लिखूं कि S1 का जो प्रेशर है, S1 का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ S1 इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ S2। हाइपरटोनिक कौन होगा? पहला वाला ना। इसका ऑस्मोटिक प्रेशर मैंने परासरण दाब क्या रखा है? ज्यादा, और इसका कम, मतलब ये कौन सा बनेगा? ये हाइपरटोनिक बन जाएगा यहीं पे। और जब इसका इसके साथ कंपैरिजन कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा? हाइपोटोनिक बन जाएगा। आया समझ में? ये क्या कहलाएगा? उच्च पराशरी दाब।
परासरी द विलयन। और ये क्या कहलाएगा? निम्न परासरी विलयन। तो मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जो जब कंपैरिजन करोगे दो सॉल्यूशन का, तो जो ज़्यादा होगा वो हाइपो कहला जाएगा, जो कम वाला होगा वो, जो ज़्यादा होगा वो हाइपर, जो कम वाला होगा वो हाइपो कहला जाएगा। समझ गए यहीं पे? और जब दोनों का क्या हो जाएगा? बराबर, तो क्या बन जाएगा? आइसोटोनिक। तो इस पे क्या लिखोगे? ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ S1 इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ S2। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऑस्मोटिक प्रेशर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन लोग? पाई से ना। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2, मतलब पहले सॉल्यूशन का प्रेशर और दूसरे का क्या हो जाए? बराबर हो, तो वो क्या कहलाएंगे? आइसोटोनिक। दोनों एक दूसरे के कंपैरिजन में आइसोटोनिक कहलाएंगे। और अगर मान लो कि जैसे यहाँ पे बोला कि पाई 1 जो है वो क्या हो जाए? पाई 2 से ज़्यादा हो जाए, तो यहाँ पे ये वाला क्या कहलाएगा? हाइपर कहलाएगा, और ये वाला क्या कहलाएगा? हाइपो। आगे टोनिक लगाते रहना, ठीक है। अब इस वाले में अगर बात करें, ऐसे इसको लिख दें पाई 1, यहाँ पे अगर मान लो ऐसे लिख दें, तो ये वाला क्या बन जाएगा? हाइपो बन जाएगा, और ये वाला क्या बन जाएगा? हाइपर। क्लियर? कोई डाउट? ठीक है ना? तो पता है इसमें इन तीनों टाइप के सॉल्यूशन में से इस वाले में से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं, इस वाले में से। तो जब ये प्रेशर वगैरह बताया जाता है तो ये तो पता ही होगा कि जब ऑस्मोटिक प्रेशर या जब बताया जाता है तो उसके लिए उसका टेम्परेचर वगैरह क्या किया जाता है? कांस्टेंट रखा जाता है, और इक्विलिब्रियम स्टेट में बताया जाता है। तो जो पाई का फॉर्मूला अपन लोग निकाले थे, तो क्या निकाले थे? पाई इक्वल टू CRT निकाले थे। तो टेम्परेचर दोनों के लिए कांस्टेंट रहेगा, और आर कांस्टेंट ही है। तो केवल चेंजेस किस पे है? कंसंट्रेशन। दोनों मैंने अलग अलग कंसंट्रेशन का ले रखा है, दोनों मैंने अलग अलग सांद्रता का विलयन ले रखा है, लेकिन ये दोनों कैसे सॉल्यूशन है? आइसोटोनिक। तो अब देखा जाए तो केवल इस पर चेंजेस आएगा। अब ये क्या हो गया? ये तो कांस्टेंट हो गया ना, RT। तो अगर मान लो मैं पहले वाले के लिए लिखूंगा, जब पहले वाले सॉल्यूशन के लिए पाई का फॉर्मूला लिखूंगा, तो पाई 1 इक्वल टू C1RT, और दूसरे वाले के लिए लिखूंगा तो पाई 2 इक्वल टू C2RT। डिवाइड कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा? तो पाई 1 अपॉन पाई 2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। कोई दिक्कत? क्लियर हो गया? और C1 अपॉन C2 को और भी कुछ लिख सकते हो, ये कंसंट्रेशन जैसे मोलैरिटी योलैरिटी हो गया। हाँ, वही मोलैरिटी भी लिख सकते हो, कैपिटल M1 अपॉन कैपिटल M2। नंबर ऑफ मोल के फॉर्म में भी लिख सकते हो क्या? N1 अपॉन N2। कंसंट्रेशन फिक्स वॉल्यूम में बताई जाती है, तो बी से भी लिख सकते हैं ना, N1 अपॉन N2। भाई कंसंट्रेशन क्या होता है? मोलैरिटी मान लो मैं ले लेता हूँ, दोनों लिक्विड स्टेट में है, इसके 1 लीटर में इसके N1 मोल है, उसके 1 लीटर में N2 मोल है। तो जब आप मोलैरिटी का फॉर्मूला या कंसंट्रेशन का फॉर्मूला जब बनाओगे, मान लो ये C1 है तो इसका N1 अपॉन V, और दोनों का सेम वॉल्यूम पे कंसंट्रेशन जब बताया जाता है तो एक फिक्स वॉल्यूम में बताया जाता है, ठीक है ना? तो ये हो गया, और इसका C2 इक्वल टू N2 अपॉन V। फिक्स वॉल्यूम ले लिया, दोनों का फिक्स वॉल्यूम ले लिया। कंसंट्रेशन अलग है तो मोल अलग होगा, तभी ना कंसंट्रेशन अलग है। सांद्रता अगर दोनों की अलग अलग है तो इसका मतलब इसके 1 लीटर विलियन में इसके नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अलग होंगे और इसके अलग होंगे, तभी ना कि दोनों का कंसंट्रेशन अलग आएगा। यानी एक दोनों के 1 लीटर विलियन में दोनों का नंबर ऑफ मोल सेम हो जाएगा, तो कंसंट्रेशन बराबर ना हो जाएगी। समझ गए? क्लियर हुआ? कुछ डाउट तो नहीं है? ठीक है, तो इसका अपन फॉर्मूला जब इसका काट दिए तो ये पाई 1 अपॉन पाई 2 इक्वल टू C1 अपॉन C2 बन गया, या इसी को आप जब कंसंट्रेशन का फॉर्मूला लगा दोगे N1 अपॉन V अपॉन N2 अपॉन V, दोनों का फिक्स वॉल्यूम में कंपेरिजन कर रहे हैं, तो वो भी से भी क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? पाई 1 अपॉन पाई 2 इक्वल टू N1 अपॉन N2। बाकी नंबर ऑफ मोल कैसे पता करते हैं वो तो पता ही होगा, है ना? गिवन मास अपॉन मोलर मास। वो जो सॉल्यूट देगा वो फिर उसके हिसाब से देख लिया जाएगा, लेकिन बेसिक फॉर्मूला ये निकल के आता है। समझ गए? कंसंट्रेशन हमेशा फिक्स वॉल्यूम में बताया जाता है, तो वॉल्यूम से वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा? जब C1 की जगह आप क्या रखोगे? N1 अपॉन V, और C2 की जगह क्या रखोगे? N2 अपॉन V, तो V से V कट के क्या बन जाएगा? N1 अपॉन N2। तो ये ऐसा फॉर्मूला जिसके ऊपर न्यूमेरिकल बनता है। समझ गए? जहाँ N1 क्या है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट फर्स्ट सॉल्यूशन का, और ये नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट सेकंड सॉल्यूशन का। पहले वाले विलियन में विलेय के मोल की संख्या, ये दूसरे वाले विलियन में विलेय के मोल की संख्या। समझ गए? अच्छा ये बताओ, अपन जब दो सॉल्यूशन लेते हैं तो वो आइसोटोनिक बनता कब है? मान लो मैंने एक कंटेनर लिया और उस कंटेनर में मैं दोनों सॉल्यूशन को भर दे रहा हूँ, बीच में एक उसको अलग करने वाला मेम्ब्रेन हम मान लो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रख दिए। ये आइसोटोनिक होगा कि नहीं? अलग अलग कंसंट्रेशन में लेके रखा है, दोनों सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन जो सांद्रता है वो क्या है? अलग अलग। ये क्लियर हो गया ना इसका?
इसमें कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है ना। जब ऐसे दो विलयन जिनके परासरण दाब क्या हो, बराबर हो, तो उसको क्या बोलते हैं, सम परासरी विलयन यानी आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ऐसे दो विलयन में जिस 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 विलयन का परासरण दाब जो है वो क्या हो, ज़्यादा होगा, तो वो दूसरे वाले के कंपैरिजन में क्या कहलाएगा, उच्च परासरी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और जिस वाले का कम होगा, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर परासरण दाब कम होगा, तो वो दूसरे वाले जिससे कम है उसके कंपैरिजन में वो क्या कहलाएगा, हाइपोटोनिक कहलाएगा। ठीक है ना, क्लियर। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन का भी फॉर्मूला समझ में आ गया, आइसोटोनिक वाले का फॉर्मूला क्या बनेगा। ठीक है, क्लियर। चलो क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ कि अपन दो सॉल्यूशन, मान लो एक कंटेनर हमने ले लिया, मान लो यहाँ पे ये कंटेनर ले लेते हैं, ये C1 इक्वल टू N1 अपॉन B, C2 इक्वल टू N2 अपॉन B। ये जैसे मान लो मैंने एक कंटेनर लिया और दोनों का मैंने क्या कर दिया, इसमें एक ये सॉल्यूशन भरा हुआ है और इधर साइड ये दूसरा सॉल्यूशन भरा हुआ है। ये आइसोटोनिक बनेगा कि नहीं बनेगा, या कब बनेगा, क्या कुछ बोलना चाहोगे इसके बारे में। ये दोनों विलियन सम परासरी विलियन कब कहलाएंगे। क्या हो, फिर से बोलो, नहीं समझ में आया। ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। मैं ये पूछ रहा हूँ क्या आइसोटोनिक सॉल्यूशन कब हो सकता है, मतलब इसका कोई कंडीशन है कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन बन जाए। जब मैंने अभी क्या बोला, मैंने दो अलग अलग सॉल्यूशन मैंने ले रखा है, ठीक है ना, ये दोनों सॉल्यूशन ही है और दोनों अलग अलग, दोनों के सॉल्यूट अलग अलग हैं। मैंने दो अलग अलग प्रकार के सॉल्यूशन ले रखे हैं, पहले ही बोल रहा हूँ, इसमें दोनों डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन हैं। तो क्या ये आइसोटोनिक बन सकते हैं कि नहीं बन सकते, और अगर बनेंगे भी तो कब बनेंगे, और नहीं बनेंगे तो क्यों नहीं बनेंगे। क्या इक्वल आ जाएगा, कंसंट्रेशन इक्वल, कैसे होगा इक्वल, हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से, नहीं, लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जाएगा। कौन, सॉल्वेंट। तो उससे क्या होगा, कंसंट्रेशन लो है, मतलब हाई है। हाँ मान लो गए, ट्रांसफर हो जाएगा सॉल्वेंट के पार्टिकल सेम कंसंट्रेशन, और तब तक होगा जब तक उसका लेवल इक्वल नहीं हो जाता। क्या क्या इक्वल नहीं हो जाता, हाँ लेवल बोलने की गलती मत करना, ठीक है ना, लेवल अलग है, अलग रहता है। हाँ समझ गए। ऑस्मोटिक ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा, किसके द्वारा, ऑस्मोसिस प्रोसेस द्वारा, परासरण की प्रक्रिया द्वारा हम दो अलग अलग सॉल्यूशन को आइसोटोनिक सॉल्यूशन बना सकते हैं। क्लियर हुआ कुछ क्या बोल रहा हूँ। हम दो डिफरेंस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को, अलग अलग सांद्रता वाले विलयन को आइसोटोनिक सॉल्यूशन कब बना सकते हैं या कैसे बना सकते हैं, ऑस्मोसिस प्रोसेस द्वारा, परासरण की प्रक्रिया द्वारा। आप उन दोनों सॉल्यूशन को एक क्या कर दो, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा क्या कर दो, सेपरेट करके रख दो और छोड़ दो, तो थोड़ी देर बाद अपने लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर कौन जाने लगेगा, सॉल्वेंट के पार्टिकल, समझ गए, सॉल्वेंट यानी विलायक के। अब वो कब तक ये प्रोसेस चलेगा, जब तक दोनों साइड का कंसंट्रेशन इक्वल ना हो जाए, उसी के साथ प्रेशर भी इक्वल हो ही जाएगा। कंसंट्रेशन जब बराबर हो जाता है तो प्रेशर भी बराबर हो जाता है, समझ गए, ठीक है ना। तो तब तक, तो जैसे ही इसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, दोनों साइड का बराबर, मतलब दोनों साइड का प्रेशर भी इक्वल हो गया, तो दोनों का प्रेशर एक दूसरे के बराबर, तो उसको अब जब वो बन जाएगा, मतलब जब ऑस्मोटिक प्रोसेस की प्रक्रिया जब उसकी रुक जाएगी, परासरण की प्रक्रिया जब समाप्त हो जाएगी, तो वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन बन जाएगा। तो यहाँ पे भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये अपने पास मिल जाता है कि दो सॉल्यूशन जो हैं उनमें ऑस्मोसिस प्रोसेस की प्रक्रिया कब नहीं होगी, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के केस में कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन के केस में या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के केस में। हाँ, किसमें ऑस्मोसिस प्रोसेस की प्रक्रिया नहीं होती है, ये हाइपो है, तो किस केस में नहीं होगा, तो हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक के केस में तो वही दोनों का कंसंट्रेशन अलग अलग रहेगा, और जब कंसंट्रेशन में डिफरेंस रहेगा तो सीधी सी बात है ऑस्मोसिस प्रोसेस चलेगा ही, और जैसे ही दोनों का कंसंट्रेशन बराबर, मतलब दोनों साइड का प्रेशर इक्वल हो गया, तो वहाँ पे रुक जाएगा। तो आइसोटोनिक के केस में ऑस्मोसिस प्रोसेस की प्रक्रिया नहीं होती, जब आ जाता है तब, समझ गए, क्लियर ना। तो इसमें भी एक पॉइंट आप लिख सकते हो कि इस कंडीशन में ऑस्मोसिस प्रोसेस यानी कि परासरण की प्रक्रिया नहीं होती।
क्लियर, ठीक है ना। चलो देखो, आइसोटोनिक सॉल्यूशन से रिलेटेड फॉर्मूले वगैरह थोड़ा सा समझ लो। आइसोटोनिक सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? समपराशरी विलयन जिनका परासरण दाब क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है ना। ये जो फॉर्मूला अपन बनाए ये कौन सा वाला, जब वॉल्यूम क्या हो दोनों का सेम ले रखे हो, ठीक है ना, इक्वल हो तो वॉल्यूम से वॉल्यूम। अब यहाँ पे देखो ये जो पाई वन अपॉन पाई टू बनाए हो ये दोनों बराबर है कि नहीं है भाई। मान लो उधर साइड अगर अपन रखते हैं तो थोड़ा सा समझना, क्योंकि वॉल्यूम सेम के ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है और वॉल्यूम अलग अलग के ऊपर भी बन सकता है, ठीक है ना। तो अगर मान लो वॉल्यूम सेम हुआ, दो दो सॉल्यूशन हम जो ले रहे हैं उनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है और वॉल्यूम भी अगर उनका सेम हो गया, तो अपन ये बोल सकते हैं कि दोनों का जो नंबर ऑफ मोल होगा वो भी क्या होगा, सॉल्यूट का होगा, पक्का। मैंने बोला और आइसोटोनिक है, क्या है, आइसोटोनिक है, मैंने बोला आइसोटोनिक है तो इसका मतलब प्रेशर बराबर है दोनों साइड का। अब फिर मैं बोल रहा हूँ दोनों का वॉल्यूम मैंने क्या रखा है, सेम ले रखा है। तो अगर वॉल्यूम सेम ले रखे हो तो इधर से देखो, अगर मान लो इसका ये करते हैं जो लगा रहे हैं फार्मूला, मान लो ये पाई वन इजिकल टू निकालोगे तो सी वन आर टी है, तो दोनों के लिए कॉन्स्टेंट रहेगा। पाई टू इजिकल टू क्या होता है, सी टू आर टी, ये लिख सकते हैं। अब डिवाइड करोगे तो यहाँ से आर टी से आर टी क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ये पाई वन अपॉन पाई टू इजिकल टू सी वन अपॉन सी टू। अब यहीं से आपका कंडीशन बन जाएगा, अगर मान लो वॉल्यूम भी दोनों साइड का, मान लो वॉल्यूम दोनों सॉल्यूशन का क्या है, सेम है। हमने जो वॉल्यूम आपको दिया मान लो दोनों का एक एक लीटर दे दिया, दोनों का वॉल्यूम सेम है, तो जैसे ही वॉल्यूम सेम करोगे और ऊपर की ये आइसोटोनिक प्रेशर, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, तो ये पाई वन पाई टू बराबर है, तो कट नहीं जाएंगे, ये कट जाएंगे ना। मतलब इसमें अपन ऐसा इसको काट के ऐसे लिख सकते हैं, ये काट दूंगा अगर तो इधर क्या हो जाएगा वन, और ये सी वन अपॉन क्या हो जाएगा सी टू, तो इसका मतलब दोनों का कंसंट्रेशन बराबर। अब देखो, अब इसी में अगर मान लो दोनों का अगर मान लो वॉल्यूम क्या हुआ सेम, जैसे ये एन वन अपॉन वी वन इजिकल टू, इसको एन टू अपॉन वी टू लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। ये कब के लिए, जब दोनों का वॉल्यूम क्या हो अलग अलग, तब यही लिखोगे। लेकिन अगर दोनों का मान लो वॉल्यूम क्या हो गया, सेम हो गया, तो वी वन से वी टू कैंसिल होकर क्या बच जाएगा, है ना। यानी कि कहने का मतलब ये कि अगर तुम वॉल्यूम भी दोनों का सेम कर दे रहे हो और प्रेशर भी सेम आ रहा है, तो इसका मतलब दोनों का नंबर ऑफ मोल भी सेम ही है, तभी जाके उसका कंसंट्रेशन बराबर हुआ। और अगर वॉल्यूम अलग अलग है, वॉल्यूम क्या है अलग अलग, ये वाला पूरा पैटर्न लेके चलना पड़ेगा। आए समझ में। तो अपने को क्वेश्चन थोड़ा, जब क्वेश्चन देगा तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि अपने को किस कंडीशन के ऊपर क्वेश्चन दे रहा है, ज़्यादातर इसी कंडीशन के ऊपर बनाता है, ठीक है। तो वो ऑब्जेक्टिव पॉइंट उठ सकता है, इस वाले केस में आपका ऑब्जेक्टिव पॉइंट उठ सकता है, लेकिन न्यूमेरिकल की अगर बात करें तो ज़्यादातर इसी वाले से न्यूमेरिकल क्वेश्चन उठता है, ठीक है। तो क्लियर हो गया। तो ऑस्मोटिक प्रेशर अगर सेम है, दो अलग अलग सॉल्यूशन का अपन आपको अलग अलग कंसंट्रेशन वाला मैंने क्या करके दे रखा है, सॉल्यूशन दे रखा है, तो उसका फॉर्मूला अगर वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, समपराशरी विलयन है, तो उसके लिए अपन डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, एन वन अपॉन वी वन बराबर एन टू अपॉन वी टू, ठीक है। क्लियर, कोई डाउट, ठीक। अच्छा, इसमें नंबर ऑफ मोल और वॉल्यूम के साथ अगर वो बनाना हो, रिलेशन बनाना हो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल वगैरह का, तो कैसा बनेगा इसमें का? कुछ समझ में आया, मैं क्वेश्चन क्या पूछूंगा समझ में आया, इधर का मिटा दूं ना, ये समझ में आ गया क्वेश्चन क्या पूछूंगा मैं। और वॉल्यूम के साथ अगर रिलेशन बनाना हो कि कैसा रिलेशन आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो क्या रिलेशन आएगा, पक्का। आइसोटोनिक क्वेश्चन अच्छे से क्लियर किए रहना। हम कौन सा सॉल्यूशन ले रहे हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन ले रहे हैं, ठीक है। यानी कि समपराशरी विलयन है, अपने पास कौन सा विलयन है, समपराशरी विलयन है। तो अगर हमें इसके नंबर ऑफ मोल, सॉल्यूट के मोल की संख्या और सॉल्यूशन के आयतन एन बी और एन ये एस मान लो, बी मतलब सॉल्यूट है और एस मतलब वॉल्यूम, सॉल्यूशन का वॉल्यूम, ठीक है ना। इनके बीच में अगर रिलेशन निकाला जाए तो कैसा रिलेशन निकलेगा, कन्फर्म है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। चलो जिनको कंफर्म नहीं है वो देखो, इधर जो फॉर्मूला अपन बनाए ना, एन वन अपॉन वी वन बराबर एन टू अपॉन वी टू, तो नंबर ऑफ मोल एक तरफ कर लो और वॉल्यूम दूसरी तरफ कर दो, इसको एन टू इधर ला लो, एन वन अपॉन एन टू इजिकल टू वी वन ऊपर चला जाएगा। अब देखो एन वन का वी वन के साथ देखो तो कैसा आ रहा है, ऊपर ऊपर आ रहा है ना, मतलब कैसा प्रोपोर्शनल बनेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बनेगा। आया समझ में, क्लियर, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन क्या बोल रखा है, क्वेश्चन ये दे रखा है अपने पास दो सॉल्यूशन है, ठीक है ना। एक सॉल्यूशन ग्लिसरीन का है और एक सॉल्यूशन ग्लूकोज का है। तो बोल रहा है कि जो पहला सॉल्यूशन ग्लिसरीन का है उसका वो डेंसिटी दे रखा है 10.2 ग्राम पर लीटर दे रखा है, ठीक है ना, सॉरी
मतलब कंसंट्रेशन, ठीक है ना, इसकी सांद्रता ये C1 जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 10.2 ग्राम पर लीटर दे रखा है। और जो ग्लूकोज वाला सॉल्यूशन है वो बोल रहा है कि 2% सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज का जो सॉल्यूशन तैयार किया गया है वो 2% ग्लूकोज का है। इसका मतलब ये है कि उसमें ग्लूकोज जो है वो 2% है। ठीक है, समझ में आए? तो बोल रहे हैं ग्लिसरीन का क्या बताना है अपने को, मोलर मास बताना है अगर ये दोनों सॉल्यूशन क्या हो, आइसोटोनिक हो, यानी समपराशरी हो। ये दोनों विलयन अगर आपस में समपराशरी विलयन है तो ग्लिसरीन का हमें क्या बताना है, मोलर मास, यानी इसका आणविक द्रव्यमान बताना है। क्लियर? ठीक है, तो अब इसके लिए क्या करोगे, कैसे निकालोगे आणविक द्रव्यमान का, क्या कौन सा, पहले तो ये देखो क्या बोल रहा है, आइसोटोनिक यानी समपराशरी विलयन। तो आइसोटोनिक के लिए पहले ही कर दो, पाई 1 बराबर पाई 2। अब पाई इक्वल टू क्या होता है, CRT, तो C1RT बराबर C2RT, RT से RT कैंसिल कर दो, C1 बराबर C2, ये लगेगा। अब जरा कंसंट्रेशन का फॉर्मूला बोलो, मोलैरिटी वाला ले लो, दोनों में कोई एक ही कंसंट्रेशन ले लो, मोलैरिटी का मान लो ले लेता हूँ। तो यानी अगर इसका लगाऊंगा तो मोलैरिटी का क्या बनेगा बताओ, मतलब बिलियन का सॉल्यूशन नीचे रहेगा, है ना, और नंबर ऑफ मोल क्या रहेगा ऊपर, यानी N1V1 बराबर ये लगेगा। समझ गए? अब अपने को क्या चाहिए यहाँ पे, इसका क्या चाहिए, मोलर मास चाहिए ना, और होता क्या है, ठीक है ना। तो अब जरा मेन ये तो समझ गए कि अपने को ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है ना। अब ये बताओ, जब मैं देखो इधर साइड देखो, अभी मेन ये कॉन्सेप्ट ये समझे, ये जो V1 और V2 जो बोल रखे हैं यहाँ पे अलग अलग है। देखो मोलर मास चाहिए तो वो नंबर ऑफ मोल है, मोल की संख्या है, तो मोल की संख्या बराबर क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, वहीं से निकलेगा। ठीक है ना, उसका भी आप गिवन मास अपॉन मोलर मास लगा दोगे। अब V1 और V2 मेन ये कहानी, यहाँ पे कहीं पे वॉल्यूम दे रखा है क्या, नहीं दे रखा है ना, मतलब ये अपने से एज्यूम करना पड़ेगा, दोनों का बराबर मात्रा मिलेगा यहाँ पे। समझ गए, दोनों का बराबर अमाउंट मिलोगे। तो जैसे मान लो ये क्या दे रखा है, यहाँ जरा देखो क्या दे रखा है, 10.2 ग्राम। देख, ग्लिसरीन और ग्लूकोज दोनों के दोनों क्या है, इनसॉल्यूबल है। क्या है, इनसॉल्यूबल। इसका डेंसिटी जो दे रखा है वो 10.2 ग्राम पर लीटर दे रखा है। मतलब कि अगर मैं इन दोनों का सॉल्यूशन, इसका अगर 1 लीटर सॉल्यूशन लेता हूँ तो इसके 1 लीटर में मुझे इसका कितना मिल रहा है, 10.2 ग्राम मिल रहा है। 1 लीटर में कितना मिल रहा है, 10.2 ग्राम। तो अब जरा ये बताओ, ये जो दूसरा वाला सॉल्यूशन है, 20% सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, सॉरी 2% सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, मतलब हमारे पास जो ग्लूकोज का सॉल्यूशन है तो ग्लूकोज भी इनसॉल्यूबल होता है। ठीक है ना, मतलब जो, मतलब ये अगर आप इसका लोगे तो ये कैसे आएगा आपका, इसका मास वगैरह जो अपन को लेना है इसमें। तो 2% सॉल्यूशन की अगर बात करूँ मैं, इनसॉल्यूबल बोल रहा हूँ, नॉन वोलेटाइल वगैरह सब होता है, ये भी वोलेटाइल नहीं होता ये, ठीक है ना। तो इसका भी आपको क्या लोगे, जब इसका मास लोगे तो ये बताओ, इसका सॉल्यूशन अगर 2% का मतलब ये हुआ, परसेंट जब भी बोला जाता है तो 100 में लिया जाता है। किस में लिया जाता है, 100 में। तो इसका 2% सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, इसका मतलब ये हो गया कि मान लो इसका 100 ml में, यहाँ पे ml लिया जाएगा सॉल्यूशन, 100 लीटर नहीं लिया जाता। यहाँ पे जो सॉल्यूशन वगैरह लिया जाता है जो अपने तैयार होता है वो किस में लेते हैं, ml में रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि 100 ml में 2 ग्राम है। 2% का मतलब यही ना हुआ, क्लियर हुआ? यहाँ तो ये कंसंट्रेशन खुद दे रखा है लीटर में, इसलिए मैंने 1 लीटर में 10.2 ग्राम बनाया दिया हुआ है। लेकिन जब इस वाले की बात करूँ 2% सॉल्यूशन का, तो 2% सॉल्यूशन का मतलब परसेंट पूरा 100 का होता है। तो सॉल्यूशन 100 ml का ले लेता हूँ, तो ये कौन सा वाला, सीजीएस वाला है ना। तो 2% मतलब 2 ग्राम सीजीएस वाले में अमाउंट। तो यानी कि इसके 100 ml सॉल्यूशन में आपको ग्लूकोज जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 2 ग्राम मिलेगा। क्लियर? तो इसके 1 लीटर में कितना मिलेगा, इसका 1 लीटर लिए है ना, तो इसके 1 लीटर में कितना मिलेगा, या इसके 1 लीटर में इतना है तो इसके 1 मिलीलीटर मतलब 100 मिलीलीटर में कितना मिलेगा, ऐसे करके मतलब दोनों का वॉल्यूम आप बराबर कर लो, चाहे इसको 100 ml कर लो या इसको 1 लीटर निकाल लो। अब तुम खुद ही बताओ किसको करें, इसको 100 ml करूँ या इसको 1 लीटर।
इसको 1 लीटर कर दूं, तो अगर 100 ml में 2 ग्राम है तो 1 लीटर का कितने का बनेगा, 1000 का बनेगा ना, 10 का गुना करना पड़ेगा ना, तब जब जाके इधर 1000 ml बनेगा ना, जब 10 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तब जाके ये 1000 ml यानी 1 लीटर बनेगा, यानी 2 × 10 यानी कि 20 ग्राम, यानी इसके 1 लीटर में अपने को कितना मिल रहा है, 20 ग्राम। ये लो, वॉल्यूम फिक्स हो गया और इनका गिवन मास भी फिक्स हो गया, ये गिवन मास आ गया है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो अपन V1 और V2 की जगह क्या रख देंगे, V1 और V2 की जगह 1 लीटर रखूंगा तो वो तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, N1 बराबर N2, तो N1 बराबर N2 है, तो N1 इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, और N2 बराबर उसका गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो W1 W2 की जगह क्या रखोगे, है ना, और M1 ये पहले वाले का तो आपको निकालना ही है, और M2 इसका 180 ग्लूकोज का मोलर मास ये रख के और उसका M1 निकाल लेना। आगे समझ में, कोई डाउट? ठीक है ना, तो चलो देखो कैलकुलेशन करते हैं, कितना आएगा बताओ। हाँ, तो W1 क्या है, कितना आया है, ग्लूकोज ये वाला है ना, ग्लूकोज का, सॉरी ग्लिसरीन का ये वाला है ना, 10.2, तो इसका 10.2 बटे, और इसका तो मोलर मास अपने को क्या करना है, फाइंड करना है, और इसका ग्लूकोज का कितना आ गया 20, और होता कितना है, इसका मोलर मास कितना होता है 180, ये कट के कितना हो जाएगा 9, इसको इधर कर दो और इसको इधर कर दो, 9 दूनी 18 के 8, आती लेके 91.8 ग्राम निकल गया ग्लिसरीन का मास। समझ में आया, लॉजिक क्लियर हुआ क्या था, कोई डाउट? ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अपने पास दो सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन 5% ग्लूकोज का है और दूसरा सॉल्यूशन 2% किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, किसी कार्बनिक यौगिक का है, और बोल रहा है ये दोनों सॉल्यूशन क्या है, आइसोटोनिक हैं, तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या निकालना है, मोलर मास निकालना है। ठीक है ना, तो क्या बोला है, आइसोटोनिक है ना, तो आइसोटोनिक यानी जब समपराशरी होते हैं, तो जो विलयन समपराशरी होते हैं तो उनका परासरण दाब क्या होता है, बराबर होता है। अपरासरण दाब जब बराबर करते हो तो उनका कंसंट्रेशन क्या आता है, इक्वल, तो डायरेक्ट C1 बराबर C2 अपन लगा सकते हैं ना। ठीक है, तो इसका लगाओ C1/C2। अब कंसंट्रेशन मतलब सांद्रता मतलब, अब यहाँ पे देखो कैसा दे रखा है, दोनों परसेंट में दे रखा है ना, और सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम परसेंट में है तो पूरा 100 ml मानूंगा, तो ग्लूकोज 5% दे रखा है, इसका मतलब इसके 100 ml सॉल्यूशन में 5 ग्राम आपको क्या मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा। ठीक है ना, यानी अपन इसको क्या लिख सकते हैं, इसका 100 ml में 5 ग्राम ऐसे लिख सकते हैं। क्या कर दिया ये, ये क्या कर दिया है? हाँ हाँ वही लिख, वही था कि क्या कर दिया ने। ठीक है, इसका 100 ml में कितना मिलेगा तुमको, 5 ग्राम मिलेगा। ठीक है ना, और इस वाले का बताओ, है ना भाई, इसका कंसंट्रेशन इसका जो दे रखा है वो 2% दे रखा है, यानी S2 वाले का जो है, इसका ये S1 का कर ले रहे हैं और ये S2 का, तो इसके 100 ml जो दूसरा वाला सॉल्यूशन है उसके 100 ml में आपको 2 ग्राम क्या मिलेगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड। कोई दिक्कत? ये दोनों क्या हो गए, गिवन मास, ये क्या हो गए, गिवन मास। अब कंसंट्रेशन का C1 बराबर C2 है, तो इसको फॉर्मूला अपन क्या लिखेंगे, वॉल्यूम इन लीटर ऊपर N1 उसका नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू, दूसरे वाले का भी वॉल्यूम इन लीटर और दूसरा नंबर ऑफ मोल N2, और दोनों को आप चाहे तो बराबर ही हो जाएगा ना, दोनों का 100 ml कर रहे हो तो लीटर में भी करोगे, ऊपर 1000 का गुना कर दोगे अगर मिली लीटर में, तो नीचे 100 रखोगे तो 1000 से 1000 और 100 से 100 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यानी कुल मिला के जहाँ तक है तो हर बार यही पलटेगा, N1 बराबर N2। अब N1 इक्वल टू क्या लिखोगे, यानी W है ना, W1/M1 और दूसरे वाले का W2/M2, तो N1 किसको मान रहे हो, इस वाले को, हाँ, तो इसका गिवन मास कितना है 5, और ग्लूकोज का मोलर मास 180 बराबर इसका कितना, 2/M2, है ना, तो ये लो निकालो, 5 से इसका काटो कितना जाएगा, 5 इसका कट जाएगा, ये हो जाएगा 5 से 15 और 5 छक्का 30,
है ना। IM2 इधर भेजूंगा, 2 उधर भेज दूंगा तो 36 दूना 72, तो 72 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड जो अब यहाँ पे लिया गया है उसका मोलर मास कितना है, 72 ग्राम। ठीक है, क्लियर हो गया, कोई डाउट? ठीक, तो सिंपल ही है, लास्ट में सीधे वो जाके पलटेगा यही।